हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस नाउन क्लास में स्वागत करता हूं। प्रॉपर नाउन की क्लास चल रही थी जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस पॉइंट नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो प्रैक्टिस हम लोग थर्ड की तरफ मूव करते हैं। प्रॉपर नाउन का प्रैक्टिस नंबर 3, प्रैक्टिस 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 2 सेंटेंस में लिखता हूं, आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में से कौन सा सही है और क्यों सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द इंडिया इज अ कंट्री। द इंडिया इज अ कंट्री। सेकेंड स्टेटमेंट है द इंडिया हैज वॉन द मैच। द इंडिया हैज वॉन द मैच। ध्यान रखेगा, इस दोनों में आपको पहचानना है कि इसमें कहां पर एरर है, वो आइडेंटिफाई कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। चलिए, द इंडिया इज अ कंट्री, इसमें समझना है आपको किसी भी देश का नाम, नेम ऑफ अ कंट्री, चाहे वो कोई भी देश हो, किसी भी देश का नाम सिंगुलर होता है। क्या है? सिंगुलर। और उसके साथ हम लोग वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं, यानी कि हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर वर्ब। तो जो नेम ऑफ ए कंट्री है, किसी देश का नाम है, वह सिंगुलर होता है, उसके साथ वर्ब हम लोग क्या लगाएंगे? सिंगुलर। यानी कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, यहां पे तो कोई गलती नजर नहीं आ रही है। लेकिन आपको एक बात सोचना है कि नेम ऑफ ए कंट्री जो है, किसी भी देश का नाम, यह इटसेल्फ पार्टिकुलर होता है। इटसेल्फ पार्टिकुलर, यानी कि अपने आप में यह खास है। हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर एनिमल, पर्सन और थिंग। किसी खास जगह, वस्तु का नाम हम लोग इस प्रकार के प्रॉपर नाउन को समझने का काम करते हैं। तो नेम ऑफ ए कंट्री जो एक प्रॉपर नाउन है और वो अपने आप में खास होता है, इसी वजह से इसके पहले आर्टिकल द लगाने का कोई जरूरत मुझे तो नजर नहीं आता है। तो इस वजह से यहां पर स्टेटमेंट जो फर्स्ट है, यहां इंडिया के पहले द होना नहीं चाहिए। नॉर्मल सा स्टेटमेंट होना चाहिए कि इंडिया इज अ कंट्री। इंडिया इज अ कंट्री, ये स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया है कि द इंडिया हैज वॉन द मैच। अच्छा, दोनों सेंटेंस में क्या आपको कोई अंतर नजर आ रहा है, कोई डिफरेंस? कि स्टेटमेंट जब आप पढ़ रहे हैं तो इनके स्टेटमेंट में किसी प्रकार का भी थोड़ा सा भी डिफरेंस आपको नजर आ रहा हो कि सर इसमें कुछ अलग है? सोच के देखिए। देखिए इसमें, तो चलिए देखते हैं। तो यहां आप स्टेटमेंट जब पढ़ते हैं तो यहां आपको नजर आता है कि द इंडिया इज अ कंट्री, यानी वास्तव में इंडिया इज अ कंट्री। तो यहां इंडिया जो है एज अ कंट्री यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है। नीचे आप देखिएगा द इंडिया हैज वॉन द मैच। भारत जो है, यानी इंडिया जो मैच जीत चुका है। यानी यहाँ देश की बात नहीं की गई है, यहाँ किसी हो सकता है गेम की बात की गई होगी या किसी युद्ध की चर्चा यहाँ पर की गई है। देश की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ देश का नाम किसी चीज से जुड़ा हुआ है। ओके, तो यहां आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश का नाम, नेम ऑफ अ कंट्री की जब बात की जाती है, तो अगर देश का नाम किसी भी वार, किसी बैटल, किसी गेम्स, किसी स्पोर्ट्स, इन सभी चीजों से अगर जुड़ा हुआ आपको मिले कि देश का नाम युद्ध के तौर पर, लड़ाई के तौर पर या खेल के प्रति लिया जा रहा है, तो ऐसे सेंस में जो नेम ऑफ ए कंट्री होता है उसके पहले आपको लगाना पड़ता है आर्टिकल द, क्योंकि वह अब एक देश का नाम ना है, वह एक टीम का नाम बन चुका है। क्या बन चुका है? टीम का नाम बन चुका है, इसीलिए उसके पहले क्या लगाते हैं? द। और जब भी द के साथ इस सिचुएशन में जब द प्लस कंट्री का नाम वार, बैटल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात करता है तो ये हो जाता है प्लूरल। ये क्या हो जाता है? प्लूरल। और ऐसे सिचुएशन में इसके साथ आपको वर्ब भी प्लूरल लगाना पड़ता है।
वर्ब क्या लगाइएगा? प्लूरल। तो यहां आप देख सकते हैं कि द इंडिया हैज वॉन द मैच, इंडिया मैच जीत चुका है। तो इंडिया के पहले यहां आर्टिकल द लगाना बिल्कुल सही है। बस गलती कहां है कि यहां पर हैज नहीं होना चाहिए, यहां पर लिखना चाहिए हैव, क्योंकि यहां पर इंडिया देश का नाम नहीं है। ये रहा हम लोगों का प्रैक्टिस नंबर 3, इसे नोट करें। चलिए आगे आते हैं, ये समाप्त करते हैं। चलिए अब एक न्यू हेडिंग बनाते हैं इसी प्रॉपर नाउन। अभी प्रॉपर नाउन समाप्त नहीं हुआ है। ओके, हेडिंग लगा सकते हैं आप, फैमिली रिलेशनशिप्स, फैमिली रिलेशनशिप्स और फैमिली रोल्स, और फैमिली रोल्स, ये आप हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं इस प्रकार का। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आपको समझना है कि उसमें क्या गलती है। I am really sorry, I am really sorry, कॉमा यहां पर ध्यान रखेगा, I am really sorry। चलिए, आई एम रियली सॉरी मॉम। अब मॉम का स्पेलिंग जो है आपको देखना है कि मॉम का एम आपको कैपिटल रखना है या मॉम का एम आपको स्मॉल रखना है। यानी कि आपको फैमिली रिलेशनशिप्स और फैमिली रोल जो है यहां आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर आप उसे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। इससे जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, was your mom angry? Was your mom angry? Are you coming, Dad? Are you coming, Dad? Number 4, is your father, is your dad unemployed? Is your dad unemployed? आपको इसमें पहचानना है कि मॉम का स्पेलिंग, मॉम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए स्मॉल, डैड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए वो या स्मॉल होना चाहिए। फाइंड कीजिए इसे, देखिए क्या गलती इसमें नजर आ सकता है।
चलिए स्टेटमेंट देखते हैं क्या गलती किया गया है। तो फैमिली रिलेशनशिप और फैमिली रोल्स, अब इसमें आपको समझना है, जब आप मॉम बोलते हैं या आप डैड बोलते हैं या ब्रदर बोलते हैं या सिस्टर बोलते हैं, जो आप बोलते हैं फैमिली में अक्सर इस प्रकार के शब्दों का हम लोग यूज करते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों का जब आप यूज करते हैं तो अगर आप मॉम डैड और ब्रदर इन शब्दों का यूज आप डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट यानी कि जो व्यक्ति मेरे सामने है मैं उसी का डायरेक्ट, मैं उन्हीं को डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा हूं। सामने मॉम बैठी हुई है तो मैं कहता हूं मॉम, सामने डैड है तो डैड, ब्रदर है तो ब्रदर और सिस्टर है तो सिस्टर, यानी कि सामने वो पर्सन है और मैं उनका नाम ना लेके मैं डायरेक्ट उनके लिए कोई एक वर्ड बनाया हुआ हूं कि मॉम डैड। अब डैड को आप नाम के नाम से तो बुला नहीं सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं मॉम डैड ब्रदर सिस्टर या ब्रो टाइप्स का बोलते हैं, ध्यान रखेगा। तो अगर वह पर्सन आपके सामने है और आप इन सभी वर्ड का यूज डायरेक्ट उनके लिए कर रहे हैं तो ऐसे सेंस में आप क्योंकि एक फैमिली में है और उस फैमिली में एक ही व्यक्ति है, जैसे घर आप पहुंचते हैं और आप पूछते हैं कि डैड आए या नहीं आए, डैड आए या नहीं आए, तो सामने वाला जो व्यक्ति है ध्यान रखेगा उसको क्या कंफ्यूजन होगा, क्या वो ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा डैड। तो आपने एक वर्ड बनाया हुआ है जो आप पार्टिकुलर उस पर्सन को इंडिकेट करते हैं। तो जब भी आप उनके सामने आप डायरेक्ट उनका नाम लेके बोलते हैं तो ऐसे से, यानी कि जब आप डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं तो इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल। कब? जब आप डायरेक्ट बोलते हैं। वहीं इनका यूज जब आप इनडायरेक्ट वे में करते हैं, इनडायरेक्ट वे में, तब आप इनका फर्स्ट लेटर स्मॉल रख सकते हैं। फर्स्ट लेटर आप स्मॉल रख सकते हैं, ध्यान रखें। बस ध्यान रहे कि वह पर्सन मेरे सामने होना चाहिए। अब जैसे कहेगा आई एम रियली सॉरी मॉम, आई एम रियली सॉरी मैम, मॉम, इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप माँ जो है वो सामने है। आई एम रियली सॉरी मॉम, तो आप डायरेक्ट उस पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी यहां पर यूज ये हो रहा है, डायरेक्ट वे में यूज हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मॉम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्मॉल वाला नहीं हो सकता है। आगे आते हैं, वाज योर मॉम एंग्री, मतलब ये आप किसी से पूछ रहे हैं वाज योर मॉम एंग्री, इसका मतलब वाज योर मॉम एंग्री, इसका मतलब आप डायरेक्ट मॉम से बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी और को कह रहे हैं कि वाज योर मॉम एंग्री। तो इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन तो है नहीं, इसलिए यहां पे चाहिए स्मॉल, फर्स्ट लेटर कैपिटल यहां पर नहीं हो सकता है। आगे आते हैं, कहा आर यू कमिंग डैड, आर यू कमिंग डैड, इसका मतलब आप डायरेक्ट किससे बात कर रहे हैं? पिताजी से बात कर रहे हैं, फादर से बात कर रहे हैं कि आर यू कमिंग डैड। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन है तो डी होना चाहिए कैपिटल, स्मॉल नहीं। आगे आते हैं, इज योर डैड अनएम्प्लॉयड, इज योर डैड, ये आप किसी और से पूछ रहे हैं कि इज योर डैड अनएम्प्लॉयड, क्या तुम्हारे पिताजी अनएम्प्लॉयड है, यानी कि आप डायरेक्ट पिताजी से तो बात कर नहीं रहे, इसलिए यहां पे चाहिए स्मॉल, कैपिटल नहीं चाहिए। नोट कर लीजिए। देखिए उसके बाद प्रॉपर नाउन समाप्त हो चुका है। चलिए, तो प्रॉपर नाउन हम लोग का हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग मूव करते हैं कॉमन नाउन की तरफ। चलिए, तो नाउन के चैप्टर में हम लोग प्रॉपर नाउन को कर चुके हैं फिनिश। अब आप लोग हेडिंग बना सकते हैं या टॉपिक का नाम लिख सकते हैं कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन कंप्लीट हो गया, हेडिंग बनाइए कॉमन नाउन। अब इसके बारे में हम लोग समझने का काम करेंगे कि क्या क्या इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसमें नाम के समझते हैं, जब ये कहा गया कॉमन नाउन, ओके, क्या हुआ? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन तो समझे, तो इसमें डायरेक्ट आपको एक वर्ड मिलता है कॉमन। क्या होता है ये? कॉमन। जैसे हम लोग कहते हैं हम लोग कॉमन मैन है। कॉमन मैन कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मैथ्स में हम लोग यूज करते हैं, कॉमन वर्ड यूज करते हैं। जैसे स्टेटमेंट लगाया जा सकता है 8x³
प्लस 7x² प्लस 5x, 8x³ प्लस 7x² प्लस 7x। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर भी x, यहाँ पर x और यहाँ पर x, यानी कि जो 3 टर्म्स है उस हर एक टर्म में यहाँ पर क्या है, x मौजूद है। तो x यहाँ से कॉमन निकालते हैं। कॉमन मतलब क्या हुआ, जो सब में है, कॉमन का मतलब जो सब में है। तो यहाँ होता है 8x² प्लस 7x और प्लस में 6। तो यह x जो है यह कॉमन है, x क्या है, कॉमन। क्यों कॉमन है, क्योंकि सब में मान इसके ये सब के साथ है, ये सब के साथ, यानी कि ये जनरल है। यानी क्या, तो जब आप कॉमन की बात करते हैं तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि जनरल, नॉर्मल, कोई पार्टिकुलर नहीं, यानी कि नॉट स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक या नॉट पार्टिकुलर, कोई खास नहीं। या आप कह सकते हैं नॉट डेफिनिट, कोई निश्चित की आप बात करते नहीं, यानी कि आप नॉर्मल बात कर रहे हैं। कॉमन नाउन में ज्यादा किसी की बात की नहीं जाती है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे प्रॉपर नाउन में क्या था कि प्रॉपर नाउन में आपको डायरेक्ट क्लैरिटी रहती है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन में आपको ये क्लैरिटी दी जाती है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। वहीं कॉमन नाउन में ऐसा नहीं रहता है। कॉमन नाउन में क्लैरिटी उतनी ज्यादा नहीं रहती है, उतनी ज्यादा नहीं रहती है, ध्यान रखेगा। इसमें कुछ ज्यादा मतलब एक तरह से कह सकते हैं जैसे प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन और वर्सेस कॉमन नाउन के बारे में बात करें, कॉमन नाउन की अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो दोनों में अंतर क्या है कि क्लैरिटी तो यहां पर भी है, क्लैरिटी यहां पर भी है और क्लैरिटी यहां पर भी रहेगी। बस हल्का सा अंतर क्या है, ध्यान रखिएगा। इस क्लैरिटी में कहा जाता है अ लिटिल कंफ्यूजन, अ लिटिल कंफ्यूजन, थोड़ा सा यह हल्का सा कंफ्यूजन रहता है, पूरी क्लैरिटी रहती नहीं। जबकि इसमें किसी प्रकार के कंफ्यूजन की बात ही नहीं होती है, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं होती। कहोगे सर ये कैसे, एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। स्टेटमेंट में मैं अगर डायरेक्ट किसी एक व्यक्ति का नाम लिखूं, मैं लिखता हूं भगत सिंह, भगत सिंह, तो इसमें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन तो नहीं, इसमें क्लैरिटी है कि हाँ किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन यहां मैं लिख देता हूं बॉय, क्या मैं लिखता हूं, बॉय। तो अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ भगत सिंह का नाम मैंने लिखा है, एक तरफ आपके सामने एक वर्ड नाउन मौजूद है बॉय। दोनों में क्लैरिटी किस में ज्यादा है, क्लैरिटी इसमें है कि हाँ मैं बॉय के बारे में बात कर रहा हूं, गर्ल के बारे में बात नहीं हो रही है, या एनिमल के बारे में बात तो हो नहीं रही है। यहां बात किसकी हो रही है, बॉय की। लेकिन किस बॉय की बात हो रही है, उसका नाम क्या है, कोई क्लैरिटी, क्लैरिफाई यहां पर नहीं दिया गया है। लेकिन यहां पर आप प्रॉपर नाम देख सकते हैं। जब मैं ये लिखता हूं भगत सिंह, इसका मतलब मेरे पास क्लैरिटी है। तो ये प्रॉपर और कॉमन नाउन के एग्जांपल में स्लाइटली अंतर आ जाते हैं। ओके, चलिए अब इसी में मैं आगे बढ़ जाता हूं। चलिए अब कॉमन नाउन में देख सकते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जैसे पीपल, प्लेस, एनिमल, पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये 4 क्लासिफिकेशंस कीजिए तो सबका मैं एक एक एग्जांपल लिखता हूं। चलिए तो पीपल के बारे में मैं बात करता हूं, तो मैं लिख सकता हूं सिंगर, मैजिशियन, सिंगर, मैजिशियन, डांसर, टीचर, टीचर, साइंटिस्ट। सिंगर, मैजिशियन, डांसर, टीचर, साइंटिस्ट। तो ये हुआ पीपल का नाम, कॉमन नाउन का एग्जांपल। जब मैं सिंगर कहूंगा तो क्लैरिटी नहीं है। हाँ, वहीं अगर मैं किसी सिंगर का नाम ले लेता हूं, जैसे मैं अरिजीत सिंह कर सकता हूं, तो इसका मतलब आप क्लैरिटी आ गई, हाँ मैं किस सिंगर के बारे में बात कर रहा हूं। मैजिशियन या मैजिशियन बहुत सारे होते, कॉमन है। डांसर भी बहुत सारे, कॉमन है। टीचर भी बहुत सारे, कॉमन है। साइंटिस्ट भी बहुत सारे हैं, यानी कि यह कॉमन हम लोग को नजर आता है। प्लेस के बारे में बात करते हैं तो बैंक, जू,
स्कूल, मार्केट, कंट्री, स्टेट। तो बैंक, जू, स्कूल, मार्केट, कंट्री, स्टेट। तो यह भी बैंक बहुत सारे कॉमन है, जू भी कॉमन है, स्कूल कॉमन है, हमारे आसपास अक्सर दिख जाता है, मार्केट कॉमन है, कंट्री कॉमन है, स्टेट कॉमन है। एनिमल में बात करते, ध्यान रखिएगा, रैबिट, एलिफेंट, डॉग, डियर, चलिए इतना ही रखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जब मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पर कि रैबिट, एलिफेंट, डॉग, तो रैबिट की संख्या बहुत सारी है, एलिफेंट की भी है, और साथ साथ आप कह सकते हैं कि यहां पर डॉग की भी संख्या बहुत सारी है। तो ये हम लोगों के लिए कॉमन सा नजर आता है। अब इसमें बात करते हैं आगे, थिंग में बात करते हैं। तो मेरे हाथ में मार्कर है, ओके, पेन भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, चेयर, टेबल, ग्लास। तो ये सब जो है ये थिंग में आ जाते हैं, जो हम लोगों के लिए कॉमन है। बैग भी इसमें शामिल कर सकते हैं, बैग, बाइक, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हुए, पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग से रिलेटेड। और ये सभी जब आप इसका नाम लेते हैं, सपोज कीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं और आपने कहा कि मार्कर चाहिए, क्या कर कि आई वांट अ मार्कर, तो आपको मार्कर निकाल कर दे तो सकता है, लेकिन आपको हो सकता है आपका पसंदीदा मार्कर नहीं मिलेगा। जैसे मुझे अगर कोई मार्कर खरीदना है तो मैं जाके सीधे कंपनी का नाम बोलता हूं कि इस कंपनी का मुझे मार्कर चाहिए, और वो क्लैरिटी रहती है और वो डायरेक्ट आपको मार्कर दे देते हैं। लेकिन सिर्फ जाके आप कहें मार्कर तो वो आपको कोई भी मार्कर निकाल कर दे सकते हैं, ओके, वो किसी ब्रांड का, किसी कंपनी का वो हो सकता है। इसी प्रकार का ध्यान रखिएगा, आप कहते हैं कि बैंक में मेरा खाता है, मेरा किसी बैंक में मेरा अकाउंट है, तो सामने वाला व्यक्ति ये पूछ सकता है कि कौन सा बैंक के बारे में बात कर रहे हो, यानी यहां पे कंफ्यूजन तो है। वहीं आप किसी बैंक का नाम ले लेते हैं तो यहां पे कंफ्यूजन बचता नहीं है। तो ये होता है कॉमन नाउन का एग्जांपल्स, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए तो दो सेंटेंस आप लोगों के सामने रखता हूं। देयर आर 10 एलिफेंट और एलिफेंट्स। देयर आर 10 एलिफेंट और एलिफेंट्स इन द जू। सेकेंड एग्जाम्पल है, there is one elephant or elephants in the zoo। देखिए क्या होना चाहिए, एलिफेंट और एलिफेंट्स, क्या हो सकता है दोनों में डिफरेंस मालूम करें। चलिए तो यहां पर आप देख सकते हैं, कहा गया देयर आर 10 और नीचे कहा गया देयर इज 1। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा, जब अब एलिफेंट जो है, ध्यान रखेगा, एलिफेंट ये हम लोगों के लिए कॉमन नाउन है। एलिफेंट ये कौन सा नाउन निकल के आता है, कॉमन नाउन, क्लियर। अब इसमें देखते हैं, जब बात की गई है 10 का, 10 कहने का मतलब है आप कहीं ना कहीं 1 प्लस, एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। वही कहा गया देयर इज 1, तो 1 कहने का सेंस डायरेक्ट आता है 1 से,
यानी कि एक तरफ आप जो है कॉमन नाउन को एक से ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और एक कोशिश क्या करें, दिखाया जा रहा है। यानी यहां पर आप कॉमन नाउन को एक से ज्यादा दिखाना चाहते हैं और सेकंड सेंटेंस में आप कॉमन नाउन को सिर्फ एक दिखाना चाहते हैं। यानी कि कॉमन नाउन की दो कैटेगरी बनती है, एक जब आप एक से ज्यादा दिखाना चाहते हैं और एक जब आप सिर्फ एक दिखाना चाहते हैं। तो जो कॉमन नाउन है, आप अगर चाहते हैं, यहां मैं लिख देता हूं कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, एक तरफ आप चाहें तो आप इसको 1 का सेंस देना चाहते हैं और एक तरफ आप 1 प्लस सेंस का देना चाहते हैं, यानी एक से ज्यादा का सेंस देना चाहते हैं। तो जब आप 1 का सेंस देते हैं तो यहीं पर कॉमन नाउन बनता है सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर, जिसे हम लोग कहते हैं। और एक तरफ कॉमन नाउन जहां 1 प्लस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्लूरल। ये हुआ प्लूरल। तो एक तरफ कॉमन नाउन जो सिंगुलर की कैटेगरी में है, एक तरफ कॉमन नाउन जो कि प्लूरल की कैटेगरी में निकलकर आ जाती है। तो यहां पे आपको समझना है, जब 1 प्लस की बात की गई तो एलिफेंट ना होकर एलिफेंट्स होना चाहिए, और 1 है तो यहां क्या होना चाहिए, एलिफेंट होना चाहिए। तो कॉमन नाउन के दो पार्टीशन यहीं से निकलते हैं। ध्यान रखिएगा कि कॉमन नाउन एक सिंगुलर की कैटेगरी में बैठेगा और एक प्लूरल की कैटेगरी में। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे स्टेटमेंट में मार्कर, तो इसका एग्जांपल आ सकता है मार्कर्स, ओके। प्लैनेट, तो प्लैनेट्स। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट, तो यहां से निकल के आ सकता है साइंटिस्ट्स। तो ये आपको जब मार्कर या प्लैनेट या साइंटिस्ट की बात की जाती है तो सेंस इसका 1 का है। मार्कर्स, प्लैनेट्स और साइंटिस्ट की बात की जाती है तो यहाँ प्लूरल का सेंस यानी कि 1 प्लस का सेंस है। नोट कर सकते हैं इसे।